सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मैथ में सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। और हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन तक लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लिए हैं। और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग भी अच्छी तरीके से उसको देख लिए होंगे। क्यों? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं। आपका बहुविकल्पी करा दिया गया, अति लघु उत्तरीय करा दिया गया है। अब जो चल रहा है इसमें, वो चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर से आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। और देखिए, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप अब जो आप सवाल देख रहे होंगे, जो सवाल आपके सामने जा रहा है, ये सवाल आपको लग रहा होगा कि हाँ, वाकई में सवाल में दम है। इतना आसान भी सवाल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे। तो जो बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा होगा, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय अब बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से आपके पास सब्जेक्ट हैं और जिस हिसाब से आपका पेपर होता है, आपको पता है कि आपका पेपर दो दो तीन, यानी एक दिन में 2 पेपर हो जाता है, एक दिन में 3 पेपर हो जाता है। तो इसलिए ऐसा भी आपके पास समय नहीं होता है कि एक दिन में एक पेपर हो, कि हम चलिए एक पेपर की तैयारी कर लेते हैं, देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में 3 3 पेपर हो जाते हैं। तब आप बताइए कैसे पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे? उस दिन की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ाई में लग जाइए। नहीं तो वही होगा, कंडीशन वही होगा कि लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो पता चलती है कि कहीं मैथ में बैक लग गया है, कहीं साइंस में बैक लग गया है, तो कहीं संस्कृत में बैक लग गया है। ठीक है, या अदर सब्जेक्ट में बैक लग गया है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि अगर आपका बीटीसी में बैक लग जा रहा है, तो लोग ये भी कहते हैं कि जब इसका बीटीसी में बैक लग गया है, तो ये टीचर कैसे बनेगा, शिक्षक कैसे बनेगा? और वो स्वाभाविक सी बात है। अगर आपका इधर बीटीसी में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। जब आप टेट या सुपर टेट में बैठेंगे, तो वहां तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये पूरी बीटीसी का एक जो मैथ रहेगा, पूरी बीटीसी का मिला करके, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का मिला करके तब आपको वहां पे करना होगा। बल्कि इससे और भी स्टैंडर्ड होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जी जान से लग जाइए। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, जिस किसी भी की तैयारी आप करें, आप उसमें जी जान से लगिए, सही तरीके से लगिए। श्योर है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और वो खुद की ईमानदारी होनी चाहिए। किसी को दिखा करके हमको नहीं पढ़ाई करनी है, किसी को बता करके हमको पढ़ाई नहीं करनी है। हमको स्वयं अपने खुद के लिए पढ़ाई करनी है कि हम इन फ्यूचर सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, तो आज नहीं कल आपको सफलता मिलनी तय है। बस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या चीजें हैं, कैसी हैं, कब वैकेंसी आनी है, वो अलग की चीज हो जाती है। लेकिन अगर आप मैदान में कूद गए हैं, मैदान में आ गए हैं, तो उसको एक अच्छी तरीके से ले जाइए, एक सही मार्ग पे लेके जाइए, और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होइए। आप ये मत कहिएगा कि हमारा 80% आ गया, 82% आ गया। नहीं, परसेंट आपका 90+ होना चाहिए। मजा तब आएगा पढ़ने का जब 90+ हमारा परसेंट रहेगा, तब मजा आएगा। और 90 माइनस रहेगा, नहीं 85 82%, तो ये तो नॉर्मली सबका आ ही जाता है। अगर वो बंदा ठीक ठाक पढ़ने में है, तो लगभग लगभग आ ही जाता है। लेकिन बीटीसी इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझ रहे होंगे। आसान उसके लिए है जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है? तो इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट करिए। पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा कि हाँ सर, हमारे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, हमें इस ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, या मैथ में ये चैप्टर दिक्कत है, मुझे साइंस में दिक्कत है। किसी भी चीज में अगर दिक्कत है, तो आज प्लीज कमेंट करिए। और उस कमेंट का पर्सनली आपके पास चीजें जाएंगी। ठीक है? तो इसलिए अब आप लोग ईमानदारी के साथ लग जाइए, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक क्वेश्चन कराया जा चुका है, 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कि बस जो प्रश्न आया है वही हम पढ़ लें। मैथ का कोई सिलेबस, हाँ सिलेबस होता है आपका, कि बस इस सब्जेक्ट से पूछा, सॉरी, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। लेकिन सवाल कैसे बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, ये जो 21 नंबर सवाल है ये पूछा नहीं गया है एग्जाम में। लेकिन क्या आपके ये सब्जेक्ट यानी जो मैथ है, क्या इसके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि बच्चे उसी प्रश्न को पढ़ते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन आप ये सोच के मत पढ़िए कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है एग्जाम में तो नहीं आएगा। ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि नहीं पूछा है, इस बार आ जाए, तब क्या करेंगे आप? अगर आ गया तब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को इग्नोर मत करिए। जो प्रश्न नहीं आया है वो नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल ये गलत है, 101% गलत है ये। जो भी ऐसा कर रहा होगा या जो भी ऐसा बता रहा होगा कि ये प्रश्न नहीं आया है तो नहीं पूछा जाएगा, चांस होते हैं पूछे जाने के। हम मान चलिए कि अगर 10% चांस भी है तो अभी आप 10% में फेल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी अगर आ गया 10% में, ये आ गया कि हाँ ये भी प्रश्न आ गया, पूछ लिया, तब क्या करेंगे आप? तब आपके लिए दिक्कत क्रिएट यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा मत करिए। मैथ है, मैथ के जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैथ में जो होता है, मैथ जितना ज्यादा आप घिसेंगे, जितना ज्यादा रगड़ेंगे, उतना ही आपका जो कैलकुलेशन होती है उसकी क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ती है और फास्ट आपका मैथ हो जाता है। ठीक है। तो रही बात ये आपके जानकारी की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा हम देखे हैं करते भी हैं, तो ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, आप मैथ के प्रत्येक क्वेश्चन को समय दीजिए, लगाइए सवालों को, सीरीज को 1 से 2 बार आप लगाइए। अभी मैं राजन सीरीज को करा रहा हूँ, इसके बाद मैं पवन सीरीज को भी कराऊंगा। हो सकता है उसमें कुछ अलग क्वेश्चन दिया हो, जैसे कुछ 2023 के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो उन सब प्रश्नों को करा दीजिएगा। पहले हम एक बार राजन सीरीज को खत्म कर देते हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, यानी अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी को नहीं देखे होंगे, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से चीजों को सीक्वेंस से पढ़ाई करिए। देखिए, सीरीज को उठा लीजिए, हल करिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है तुरंत वीडियो को देखेंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ग्राहक को दो क्रमागत छूट क्रमशः 30% व 20% देता है। तो बताइए यह छूट एक समतुल्य छूट, समतुल्य का मतलब एक एक मुफ्त में यानी एक बराबर में, छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी? सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, दो विधि से बताऊंगा सवाल को। जो विधि आपको अच्छी लगेगी वही विधि आप अप्लाई कर दीजिएगा एग्जाम में। माई का लाल कोई काट नहीं सकता है। चलिए, करा एक दुकानदार ग्राहक को दो क्रमागत छूट क्रमशः 30% पे, यानी पहले 30% छूट देता है, फिर क्या करता है उसी को 20% छूट पे दे देता है। बताइए एक समतुल्य छूट अगर वो दुकानदार एक पूरे बराबर छूट पे दे दे तो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी? तो देखिए, एक फार्मूला होता है क्रमिक छूट के लिए। एक फार्मूला बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम बता रहे हैं आपको कि एक फार्मूला ये होता है, क्रमिक छूट बराबर, क्रमिक मतलब क्रम से जो छूट आ रहा है, ठीक, क्रमिक छूट बराबर होता है क्या? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है। जहां यक्स क्या है, जहां इसको भी लिख लीजिए, जहां एक्स बराबर पहली छूट होता है, पहली छूट, और वाई बराबर क्या होता है? दूसरी छूट होता है। ये फार्मूला है, दूसरी छूट। याद रखिएगा, यक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। यक्स की मान पहली छूट कितना है? 30% है, 30, और प्लस दूसरी कितनी है? 20% है, माइनस फिर पहले कितनी है? 30 इंटू कितना हो गया? 20 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 20 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 माइनस, अब चाहेंगे आप तो ये एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आया? तीन दो, तीन दूनी 6। आ गया कितना? 50 - 6, 50 में से 6 गया, कितना आ गया? 44।
तो आ गया कितना, 44%। क्रमिक छूट प्रतिशत में, ये क्रमिक छूट कितने आता है, प्रतिशत में आता है। यही इसका फार्मूला होता है कि क्रमिक छूट प्रतिशत बराबर होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। 30 + 20 दे रखा है, यहां से हम इसका कैलकुलेशन कर लिए तो आ गया कितना, 44%। जो कह रहा था कि यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो एक समतुल्य छूट के रूप में ये 44% के बराबर हो जाएगी। जो 30 और 20 मिला के 50 हो रहा था, ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी, 44% के। जब कब, जब एक समतुल्य छूट दिया जाएगा तब ये 44% के बराबर हो जाएगी। तो बताइए कितना शार्ट क्वेश्चन था, मतलब कितना छोटा क्वेश्चन था, हमने इसको बता दिया। अब हम अगर इसको सेकंड मेथड से करते हैं, वो तो फर्स्ट मेथड से हो गया, अगर ये फर्स्ट मेथड है, अगर हम सेकंड मेथड से इसको करते हैं तो ये किस तरीके से होगा, कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या मानना होगा, मानना अंकित मूल्य माना जाएगा कि माना, माना अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं, पहले यक्स मान लेते हैं। क्योंकि इसमें मूल्य नहीं पता है, केवल प्रतिशत पता है कि दुकानदार उसको 30% और 20% पे छूट दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि उस दुकानदार जो दे रहा है, उस जो वस्तु है उसका मूल्य कितना है, ये नहीं पता है। तो हम मान लें कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य, माना उस वस्तु का, ऐसे लिख लीजिए, उस वस्तु का, ठीक, माना उस वस्तु का अंकित मूल्य यक्स है। अब बताइए, जब पहली बार वो 30% छूट देता है तब क्या होगा, तो यहाँ 30%, 30%, 30% छूट के बाद क्या हो जाएगा, छूट के बाद क्या, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, किसका 30%, यक्स का 30% हम निकाल लेते हैं, यक्स का इंटू 30/100। ऐसे ही ना परसेंट निकालते हैं आप, जितने अगर कह दिया जाए कि 150 का आप 30% निकालिए तो कैसे निकालेंगे, 150 का 30% करेंगे, ऐसे निकालेंगे, 15×3 = 45 रुपए आएगा। ऐसे करेंगे, अब इसको 150 में से घटाएंगे, 150 माइनस 45 घटाएंगे, तब आंसर होगा। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर दिए, 150 माइनस, यानी यक्स माइनस यक्स का 30% निकालेंगे, यहां से सीधा आप घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हो जाएगा। सॉरी, एक जीरो कट जाएगा, तो एक जीरो कट गया, तो क्या बचा, बचा यक्स माइनस या 3x, 3x/10। अगर 10 का भाग हम 3 में देंगे तो 0.3 आ जाएगा, यानी 0.3x हो जाएगा। अब एक एक्स में से 0.3x जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7x आ जाएगा। ठीक, ये आ गया कब, 30% छूट के बाद। अब दूसरी बार क्या कह रहा है कि 20% छूट के बाद क्या है, 20% छूट के बाद, अब हम निकाल लेते हैं कि 20% छूट के बाद क्या, विक्रय मूल्य, 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना, यक्स का 20%। अब यक्स का 20% नहीं, ध्यान दीजिएगा, यक्स का 20% नहीं, अब आया है 0.7 आया है ना, 0.7 आया है, तो जो अब विक्रय मूल्य आ गया है उसका 20%, यानी 0.7 यक्स का 20% माइनस 0.7x इंटू 20/100। ये तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ कितना जाएगा, आ जाएगा 0.7x माइनस, अब 10×2 = 20, यानी आया 0.7x इंटू 10, दो में भाग देंगे 10 का तो 0.2 बार जाएगा,
जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.7x माइनस 7 दूनी 14, नहीं 0.14x हो गया। अब जब घटाएंगे 0.14x में तो 10, यहाँ एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, कितना आएगा 6, और 6 में से गया 5, आ गया कितना 0.56 यक्स आ गया। ठीक है, यानी 30% छूट पे विक्रय मूल्य कितना आया था, 0.7 यक्स आया था, और 20% छूट पे विक्रय मूल्य कितना आ गया, 0.56 यक्स आ गया। अब पूछ रहा है कि इसको समतुल्य छूट कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत के बराबर होगी। समतुल्य छूट जब आप करेंगे तो कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा समतुल्य छूट पे, यहाँ देख लीजिए। यानी आप समतुल्य छूट को मतलब शुद्ध छूट निकाल लेंगे, शुद्ध छूट बराबर कितना हो जाएगा, शुद्ध छूट बराबर कितना था अंकित मूल्य, यक्स माइनस आया कितना लास्ट में 0.56। क्यों, क्योंकि अब ये 0.7 यक्स का ही निकाला गया ना, तो लास्ट में कितना आया 0.56 आया, तो 0.56 यक्स और बटा अंकित मूल्य वाला यक्स इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 100। आप यही घटा लीजिए, तो 1 यक्स में से 0.56 यक्स जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.44 एक्स बटा यक्स इंटू क्या 100। तो ये दशमलव से ये शुद्ध छूट प्रतिशत में, यहाँ लिख लीजिएगा शुद्ध छूट प्रतिशत में। तो ये यक्स यक्स कैंसिल, आया कितना 0.44 इंटू 100, तो हो जाएगा 44%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए आप तो एक तो इस तरीके से सवाल लगाए जो बिल्कुल सिंपल 3 लाइन में आ गया, फर्स्ट मेथड से सवाल लगाए, यहाँ पे आंसर आ गया था। ठीक है, और उसी को सेकंड मेथड से जब हम बताएं तो थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है, यहाँ तक हुआ है, तब भी आंसर आपका 44% आ गया। ठीक है, तो इसको दो मेथड से लगा लिए, दो विधि से लगा लिए, जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप सवाल लगाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, 22 नंबर का रहा है, हल कीजिए 1/2 इंटू 3/5। बिल्कुल सिंपल, केवल गुणा करना है, 3 1 का 3 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। फिर ये यहाँ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में दिया हुआ है, अब जब प्लस में दिया हुआ है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम अगर 16 ले लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 7 2 का गुणा ऊपर 7 में कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और प्लस 4 चौके 16, 4 का गुणा अंश में, 4 तिहाई 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 14 12, 14 10 24 2 26, 26 के बटा कितना हो गया 16 हो गया, काट दीजिए 2 से, 2 13 में 26 और 2 अट्ठे 16, यही आपका आंसर हो जाएगा 13/8। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन ये, एक नंबर का क्वेश्चन ये, दोनों मिला करके कितना हो गया 2 नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्वाभाविक सी बात है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इन तीनों भुजाएं देखिए आपस में सब अलग अलग है, तो जब तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि त्रिभुज कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज की जो भुजा दी है 8 सेंटीमीटर दी है, दूसरे की 15 सेंटीमीटर दी है, और तीसरे की कितनी दी है 17 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए कुछ फार्मूले हम आपको शॉर्ट वीडियो में भी डाले हुए हैं, उसमें विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आयत वर्ग क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल परिमाप, सारे जो फार्मूले हैं वो आपके एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, एक साथ आपको सारे फार्मूले दिख जाएंगे, आपको अलग अलग जगह खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो वहां पे इन सब त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, घन का परिमाप, यानी बहुत सारे जो हमारी क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है क्षेत्रमिति से संबंधित, सारे फार्मूले वहां पे डाल दिया गया है, आप उसको वीडियो को देख लीजिए,
बड़ी आसानी होगी कि आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी और अदर जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही बार में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग सवाल इस लगाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, ये त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लिख लीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे यस तो नहीं पता है, लेकिन हमको ये तीनों भुजाएं पता है, यानी ए पता है, बी पता है और सी पता है। ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और बी बराबर कितना दे रखा है? बी बराबर 15 दे रखा है। और सी बराबर कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यही सब दिया है। तो अब हम यहाँ से यस निकालना है हमको। यस जहाँ होता है, यस बोलते हैं, यस अर्ध परिमाप होता है। यस को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। तो यस बराबर क्या होता है फार्मूला अर्ध परिमाप का? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना? 2। ए की वैल्यू दे रखी है, ए का मान 8 है, प्लस बी का मान 15 है, और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक ना? अब इसको हम जोड़ लीजिए, 15 8 23, 23 10 33, 33 7 40, 40 का बटा कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 40 का बटा 2। जब 40 का बटा 2 हो गया तो 40 में 2 से आप क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना? तो हो जाएगा 40 के बटा 2 बराबर 20। यानी यस बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। जब यस बराबर 20 आ गया, अब हम इस फार्मूले में रख लेते हैं, सवाल लगा लेते हैं। ठीक, अब हम सवाल को लगा लेते हैं, फार्मूले में रख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा ये है, यस, यस एक बार फिर से लिख लीजिए, यस एस माइनस ए, एस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही फार्मूला है। रख लीजिए फार्मूले में। यस का मान कितना है? 20 है। और 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। फिर क्या हो जाएगा? 20 माइनस कितना? 15 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 17 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? 20 में से 8 गया कितना? 12, यानी हो गया 20 इंटू 12। फिर ये 20 में से 15 गए 5, आ गया 5 इंटू क्या? 20 में से 17 गए 3। तो अब हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 12 दूना 24, 240 हो गया। 240 इंटू कितना? 5 यही 15, भाग दे लीजिए। तो हो जाएगा 15 0 0, 15 चौका 60 का ही 0, हाथ लगा 6, 15 दूना 30, 30, 30 और 6 36, कितना आ गया? 36, 3600 आ गया। अब 3600 का आप वर्गमूल तो जानते ही होंगे कितना होगा? 3600 का वर्गमूल 60 हो जाता है। तो यही आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसकी यूनिट जो होगी वर्ग सेंटीमीटर होगी, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आ जाएगा। और फार्मूले के लिए हमने बता दिया कि एक शॉर्ट से वीडियो डाला गया है, उसमें सारे फार्मूले लिखे गए हैं, आप उसको देख लीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? 6 घंटियां एक साथ बजनी स्टार्ट होती हैं, बजनी आरंभ होती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है।
30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले आप जो घंटियां क्रमशः दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और 12 दिया है, इसका सबसे पहले आप लसा ले लीजिए। यानी क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 10 और 12 का लसा। तो 2 4 6 8 10 और 12 का लसा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 2 यार, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 ये 12 60, 60 दूना 120। आप इसका लसा निकालेंगे तो 120 आएगा। 120 ये सब किस में दिए हैं? सेकंड में। तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक। अब चीजों को देखिए, कह रहा है 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप इसको लिख लीजिएगा, जब सभी घंटियां एक साथ एक साथ बज उठेंगी, बज बज उठेंगी 30 मिनट में, 30 मिनट अर्थात क्या, अगर इसको हम चेंज करना चाहें, अर्थात 30 मिनट को चेंज करना चाहें सेकंड में, अर्थात कितने? 1800 सेकंड में। यानी 1800 सेकंड में ये एक साथ बजेंगी। तो 1800 सेकंड जब बजेंगी तो इन सब का लसा कितना है? 120 सेकंड। तो पहली बार को अगर छोड़ के बात करें तो हो जाएगा कितना? 1800 बटा कितना? 120। जीरो से जीरो कैंसिल, आया कितना? 12 1 का 12, बचा कितना? 6, 12 पंचे 60। यानी कितनी बार? 15 बार। लेकिन ये पहली बार को छोड़ करके, तो यहां आप लिख लीजिएगा कि पहली बार को छोड़ करके, पहली बार को छोड़कर 15 बार बजेगी, 15 बार बजेगी। लेकिन लेकिन पहली बार पहली बार को लेकर लेकर कितनी बार बजेंगी? कितनी बार बजेगी? 15 प्लस एक और पहली बार को जोड़ देंगे तो कितनी आएगी? 16 बार बजे। ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 16 बार। ठीक। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 16 बार हो जाएगा। बस यही सवाल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बस चीजों को, कंसेप्ट को समझेंगे, आ जाएगी सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का म स दे रखा है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का म स दिया है। म स व ल स क्रमशः 50 व 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? कह रहा है यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। भागफल 50 आ जाता है। तो बताइए वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, यानी वो संख्या क्या होगी। तो देखिए, दो संख्याओं का म स व ल स दे रखा है, ठीक है ना। यानी आप लिख लीजिएगा इसको, पहले क्या क्या दे रखा है। और फार्मूला आपको पता होगा क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। म स कितना दे रखा है? म स प बराबर दे रखा है 50, और ल स प कितना दे रखा है? ल स प बराबर कितना दे रखा है? 250। और पहली संख्या भी दिया है, बस आपको समझने की जरूरत है, सवाल को पकड़ने की जरूरत है, बाकी दिया है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है? 50। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 2 से भाग देते हैं तो उसका भागफल 50 आता है?
तो आप कहेंगे सर ऐसी 100 ही तो है, 100 में आप 2 से भाग दे दीजिए, भागफल 50 ना आ गया, यही भागफल ना है, भागफल यही है कि नहीं है? तो संख्या पता हो गया कि नहीं पता हो गया? बिल्कुल, यानी पहली संख्या आप लिख सकते हैं, सर पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या इक्वल टू 100 हो जाएगी। जब पहली संख्या 100 हो जाएगी तो बताइए वे संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगी? तो एक संख्या तो आपका आंसर हो गया। अब इस पहली संख्या के सहायता से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है क्या? पहली संख्या बराबर, सॉरी, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस लसप और गुणित क्या? मस है। तो पहली संख्या कितना आपने निकाल लिया है? पहली संख्या हो गई 100 इंटू दूसरी संख्या निकाल देनी है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, निकालना है, बराबर लसा कितना दे रखा है? 250 दे रखा है, और मसा कितना दे रखा है? 50। 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100, और 2 से इसको भी काट सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 250 के बटा कितना? 2 भाग देंगे, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ गई। एक संख्या ये आ गई और एक संख्या ये आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? 100 व 125 होंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? 100 व 125 होंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए, अच्छा ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं, पहली संख्या हम कहाँ से कैसे निकालें? भैया ये आपके सवाल में दे रखा है, सवाल से ही समझ लीजिए। कह रहा है यदि पहली संख्या को दे रखा है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 50 आता है। तो भागफल 50 कब आएगा? और ये भी दे रखा है 2, तो हम 100 में ही भाग देंगे तभी ना 50 आएगा। और कोई संख्या हो तो बता दीजिए मुझे कि 2 से भाग देने पर भागफल 50 आ जाए। तो भागफल 50 तब आएगा जब हम संख्या में 100 में 2 से भाग देंगे। तो हमें पहली संख्या बड़ी आसानी से पता हो गई कि पहली संख्या 100 हो जाएगी। जब पहली संख्या पता हो गई, दूसरी संख्या बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हमारा फार्मूला दे रखा है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। ये सवाल, सॉरी, ये फार्मूला आपका है, फार्मूला है ये आपका, है ना? ये फार्मूला है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बस आप पेशेंस के साथ और कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, लगे रहिए, चीजें बिल्कुल सही समझ में आएंगी। अगला प्रश्न कर रहा है 26 नंबर, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा इसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल। प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। आप एक स्केल लेते जाइएगा, एग्जाम में आपके पास स्केल रहेगा ही, ये स्केल है, ठीक है, सपोज दैट ये स्केल है। अब यहाँ सब पैमाने बने रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से पैमाने बने रहते हैं स्केल में। और आप एक लंगड़ा प्रकार यानी गोला प्रकार लेके जाइएगा, और यहाँ से नाप लीजिएगा गोला प्रकार से, एक में पेंसिल लगाइएगा और एक में उसका कांटा वाला पॉइंट रहेगा, लगाइएगा कि 3.4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। अब उसी से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक आप वृत्त खींच लीजिएगा। ये मान चलिए हमने खींच लिया, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर। कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर ये है। इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है वो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, ठीक है। तो 2 इंटू त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर, 34 गुना 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो गया, एक अंक पे दशमलव, और 6.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको त्रिज्या पता था। जब त्रिज्या पता था तो बड़ी आसानी से आप व्यास निकाल लेंगे। तो व्यास कितना हो जाएगा? 6.8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का आधा, सॉरी,
त्रिज्या का दूना व्यास होता है। अगर हमें इसको यहां से यहां तक कर देंगे तो ये टोटल जो लाइनिंग हो जाएगी, इसकी टोटल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6.8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो यही पूछ रहा था, बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा लेंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, गिरीश अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो जितना भी पाता है उसका 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी गिरीश के आय का पता तो नहीं है, लेकिन वो उसे खर्चे का पता है कि जब गिरीश की पहली आय थी, पहली इनकम थी, तो मतलब पहले वो 75% खर्च करता था। लेकिन जैसे ही उसकी आय यानी उसका वेतन 20% बढ़ गया, तब वो अपने खर्च में भी 10% क्या कर देती है, सॉरी 10% क्या कर देता है, वृद्धि कर लेता है। तो उसकी बचत कितनी होती है उसको परसेंट में बताना है। ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम सवालों को लगा लेते हैं। पहले तो हमको ये मानना होगा कि गिरीश की आय कितनी है। तो देखिए ऐसे सवालों को आप अगर प्रतिशत में दिया है तो 100% मान के सवाल को लगाएंगे, बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मान लेते हैं कि माना माना गिरीश की आय बराबर कितना है, 100 रुपया। ठीक, अब जब उसकी आय 100 रुपया है, थोड़ा सा यहाँ पे ओरल समझ लीजिए, जब इसकी आय 100 रुपया है तो 75% खर्च कर रहा है, मतलब 100 रुपया का 75 रुपया वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, बचत कितना हुई, 25 की। बचत कितनी हो गया, बचत उसका 25 रुपए का हो गया। लेकिन यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो दोस्तों बताइए अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपया हो जाएगी। जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वो अपने खर्च को 10% बढ़ा लेता है। यानी अभी 75 रुपया खर्च था, अब उस 75 यानी 75 का 10% और बढ़ जाएगा। जब 75 का 10% आप बढ़ाएंगे तो 7.5 रुपया और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 7.5 रुपया। आप 75 में 7.5 रुपया जब जोड़ेंगे, 75 में 7.5 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 82.5 रुपया वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना हुआ, अब बचत यही नहीं करेंगे, 120 में से आप 82.5 रुपया जब घटा देंगे तो टोटल उसका क्या आ जाएगा, बचत यानी आ जाएगा 37.5 रुपया। अब बताइए पहले बचत 25 थी और अब की बचत कितनी हो गई, 37.5। अगर मैं आपको इस डायरेक्टली सवाल को बताऊं तो मैं सीधा सीधा ऐसे सवाल को लगा सकता हूं कि यहां से अब बचत परसेंट में जो पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, बचत प्रतिशत में कितना हो जाएगा, पहले कितनी, 37, अब कितना हो गया, 37.5 हो गया। और माइनस पहले कितनी थी, 25 थी। तो वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बचत में वृद्धि हो रही है। वृद्धि स्वाभाविक सी बात हो रही है। अच्छा वृद्धि किससे हो रही है, 25 वाले से वृद्धि हो रही है। अब 37.5 हो गई और पहले कितनी थी, 25। जिससे वृद्धि, अगर वृद्धि पूछता है तो पहले से पहले वाले को भाग दे लेते हैं, यानी बटा कितना हो जाता है, 25। और इंटू कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको इस तरीके से नॉर्मली हम बता दिए, जो आप सोच रहे होंगे उसके लिए। जैसे ओरल आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब यहाँ 37.5 में से जब 25 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5 रुपये आ जाएगा। कितना, 12.5 बटा कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100। 25 चौका 100, 12.5 चौका कितना होता है, 12.5 चौका 50 हो जाता है। कितना हो जाता है, 50%। अरे भाई 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 का 4 1 5, आ गया कितना, 50%। यही आपका आंसर हो गया। ये तो बिना लिखे रखा है, ऐसे आंसर हो गया। अब हम जो सिस्टम से चलते हैं उसको देखिए, आइए करते हैं।
तो मान लीजिए अब तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो अब बड़ी आसानी से आपको आ जाएगी। तो मान लीजिए कि माना ग्रीस की आय कितना है, 100 रुपया है। तो 100 रुपए में खर्च कितना है, खर्च 75% कर रहा है। तो खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 75% कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो गया। खर्च 75 रुपया। अब बचत कितना हो जाएगा ग्रीस का, जब आया 100 रुपया है और 75 खर्च कर दिया, तो 100 माइनस कितना हो गया, 75 बराबर बचा कितना, 25, जो कि पहले यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया 25 आ रहा है। अब क्या हुआ, अब नई आय, नई आय कितना हो गया, नई आय में 20% की वृद्धि हो गई, तब कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। क्योंकि नई आय में 20% की वृद्धि, जब 20% की वृद्धि हो जा रही है तो 120 रुपया हो गया, ठीक है, 120 रुपया। अब इसमें खर्च कितना है, तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपया पहले था, 75 का 10% और बढ़ गया, 75 का 10%, यानी जब हम 75 का 10% निकालेंगे, तो 75 और प्लस 75 का 10% जब हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना, जैसा कि अभी यह निकाला गया है, यह आ जाएगा 82.5। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, 75 प्लस 75 इंटू 10 के बटा क्या, 100, काट पीट मचा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 10 दहम्मा 100, और 10 का भाग देंगे 7.5 आया, कितना आएगा, 7.5। तो हो गया कितना, 75 और प्लस 7.5, जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 82.5। ये क्या हो गया, ये खर्च हो गया। अब जब ये खर्च हो गया, तो बचत कितना हुआ, अब बचत बराबर कितना हो जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा, 120 में से, 120 में से 82.5 हम घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 37.5 ये बचत हो गया। अब जो पूछ रहा है बचत में वृद्धि, पहले से जो बचत कर रहा था और अब जो बचत कर रहा है उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो यहां हम लगा लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 37.5 माइनस 25 बटा, तुलना किससे करनी है, पहले वाले से, इंटू क्या, 100, जैसा कि ये पहले लगाया गया है, यहाँ पे देखिए उसी पे आ गए हम। तो जब वही चीज है, तो 37 में जब 25 घटाते हैं, तो 12.5 आ जाता है, 12.5 बटा 25 इंटू 100 बराबर ओवरऑल काट पीट के आ जाएगा 50%, आंसर आ गया। तो एक तो इस तरीके से भी लगाया गया है, लेकिन सवाल आप मैथ जब भी लगाइएगा एग्जाम में तो इस तरीके से लगाइएगा, लिख लिख करके लगा दीजिएगा। बाकी आपका कंसेप्ट अगर ये वाला क्लियर है, तो लिखने में क्या है, बस लिख करके चीजें वही रहेंगी, लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है, 18 - 14 + 16 - 18 - 10 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास का सवाल है ये, बोर्ड मास, ये सब सवाल कराए जा चुके हैं, बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय में प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो बोडमास का सवाल है, इसको लगा लीजिए। देखिए डायरेक्टली लगा देते हैं, 18 हो जाएगा, 18 माइनस, पहले सबसे पहले हम कोष्टक तोड़ते हैं, और कोष्टक कौन, छोटा वाला कोष्टक, ये इसको ऐसे लिख देंगे, 14 प्लस, फिर मझला कोष्टक 16 माइनस, अब ये छोटा कोष्टक तोड़ दीजिए, 18 में से 5 गया 13, कितना आ गया, 13, और मझला कोष्टक लगा रहेगा, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा। तो फिर क्या हो गया, 18 माइनस, आप बड़ा कोष्टक वाला अभी ऐसे रहने दीजिए, 14 और प्लस 16 में से 13 गया, तो आप कहेंगे सर 3 आएगा, 16 में 13 घटाएंगे 3, 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 18 माइनस 14 3 17, तो 18 में 17 गया, कितना आ गया, 1, यही सब क्या हुआ, आंसर, ठीक, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, 1 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
कह राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। क्या किए? राकेश जो है वो 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 है तो राकेश को कितने अंक मिले? तो भाई ये तो 2018 प्रश्न पूछा गया, और ये तो आप अपने ऊपर भी अपने से सवाल लगा सकते हैं। जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर करके तो आए ही होंगे, तो आप ये कहते हो कि हमारे कितने नंबर हैं, 62% हमने अंक पा लिया है या 65% हमने अंक पाया है। तो वो जो 65% आप अंक पाए हैं वो कितने में से पाए हैं? अगर इंटर होगा तो 500 में से पाए होंगे, और हाई स्कूल होगा तो 600 में से पाए होंगे। बस उसी 500 का 65% आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस वही चीज तो कह रहा है, बस यही निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम निकाल देते हैं 500 का क्या, 500 का 65% बराबर क्या हो जाएगा, 500 इंटू 65 बटा क्या, 100। 100 पंचे 500, कितनी बार गया, 5 बार गया। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 65 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 5 5 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 6 30, 30 2 32, 325 नंबर वो बंदा पाया होगा। 325 नंबर, कितना पाया है, 325 नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां देख लीजिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। यानी जो 300 ग्राम घोल है, अब घोल में चीनी और पानी होगा, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि जो घोल बनाया गया है, जैसे सपोज दैट ये कोई जार है, हम थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं आपको, दिखाकर चित्र, ये कोई जार है, ठीक, इसमें चीनी और पानी का घोल है। तो वो महाशय बता दिए कि इसमें जो है 40% क्या है, चीनी है। 40% चीनी है। जब 40% चीनी है तो पानी कितना होगा, पानी आपका 60% पानी होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, 40% चीनी, 60% पानी हो गया। इनमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, कह रहा है, अब इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। यानी चीनी अभी 40% है, कि कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। जब 50% चीनी हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, पानी भी 50%। अब वो 50-50 पे आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। तो मान लीजिए 300 ग्राम घोल में पानी, 300 ग्राम घोल में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा कितना होगा, 300 का 40% निकाल दीजिए तो आ जाएगा, ये जीरो दो जीरो कैंसिल, 4 तिहाई 12, कितना हो गया, 120 ग्राम। 120 ग्राम कितना हो गया, क्या हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इतना तो पता हो गया, अब इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो मान लीजिए कि माना माना यक्स ग्राम, यक्स ग्राम चीनी और और मिलाई जाए, तब मात्रा, तब मिलाई जाए, तब क्या हो जाएगा। पहले कितना था घोल, 300 था। जब इसमें चीनी, यक्स ग्राम चीनी और मिला दिया जाए तो घोल बढ़ जाएगा, 300 प्लस यक्स हो जाएगा। अब जब कह रहा है कि जब चीनी में हम यक्स ग्राम जब घोल मिला देते हैं तो जो चीनी की मात्रा हो जाती है वो कितनी परसेंट हो जाती है, 50% हो जाती है। पहले 300 ग्राम था तो 40% थी, अब जब 300 प्लस यक्स हो गया तो ये कितना हो गया, 50% हो गया।
और बराबर कितना, कितना आया है 120 ग्राम। अब भाई इसमें भी तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी ना, 120 ग्राम में यक्स की मात्रा, यक्स ग्राम चीनी और बढ़ जाएगी। बस इसी को हल कर लेना है। तो हो जाएगा कितना, 300 प्लस एक्स बटा या इंटू 50/100 हो जाएगा। और बराबर कितना हो गया, 120 प्लस एक्स। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 50 का चाहे मल्टीप्लाई करा दीजिए या काट दीजिए, 50 गुना 100, 2 हो गया, 1/2 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 300 प्लस यक्स बटा 2 बराबर कितना हो गया, 120 प्लस यक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस एक्स बराबर कितना, 120 गुना, ये दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 गुना 240, 240 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। तो यक्स को यक्स तरफ और अचर वैल्यू को एक तरफ, यानी 300 माइनस ये इधर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 240 बराबर 2x - x। तो 300 में से 240 जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बराबर यक्स। यानी कितना है, यक्स क्या माने थे, यक्स ग्राम चीनी और मिलाई जाए, यही पूछा था। तो कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी, तब चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। तब चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 60 ग्राम। तो कुछ नहीं था, बस चीजों को थोड़ा सा समझना था, बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन तक आज हमने करा दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट अवश्य कर दिया करिए आप लोग। अगर वीडियो और अच्छा लग जाए तो और भी बढ़िया कमेंट कर दिया करिए कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है या अच्छा है। नहीं सही लग रहा है तब भी आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, प्लीज फीडबैक दे दिया करिए। फीडबैक देने से क्या होता है कि चीजें और भी हम लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि जब भी वीडियो जाएगी यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस 30 क्वेश्चन तक अच्छे से कर लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और जो भी फार्मूले हैं हमें बता दिया गया है कि इस जो भी कुछ फार्मूले हैं आपको उस शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू दे दिया गया है, आप उसको वहां से देख लीजिए, आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।